ये आप जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 63वीं 64वीं 67वीं 68वीं ये आप प्री नहीं दे क्या हुआ था इसमें? प्री आपका सर क्वालीफाई नहीं हुआ था? जी सर, प्री क्वालीफाई नहीं हुआ था। अच्छा ऐसा प्री था नहीं कि हुआ था। जी सर, ऐसा था कि सर उस समय मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में सारा ध्यान लगाया था। तो ठीक है। बिहार का प्री मेरे से नहीं हो पाता था क्योंकि मैं बिहार के बारे में ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था। एक्चुअली मेंस जब खत्म होता था तो उतना टाइम नहीं रहता था और बिहार का जब भी मैं समझ शेड्यूल पा होता रहा था हूँ। सर वो मेंस एक के जो बाद शेड्यूल बीजीएस होता था। साइकिल था उसमें आप यस था कि सर। आपका यूपीएससी प्राइमरी एग्जाम था, आपका ये सेकेंडरी एग्जाम था इस वजह से। ओके ठीक है। तो ये बताइए कि 69वीं में समय मिल गया था क्या पीटी के लिए 69 में? सर ऐसा तो ज़्यादा समय नहीं मिला था, पर हम्म, काफ़ी तैयारी हो गई थी और लेकिन इस 69वीं बार का सर क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी अलग क्वेश्चन ठीक ठाक आ गया था है ना? सर यूपीएससी सीएसई पैटर्न के टाइप का थोड़ा मैं कर रहा था, इसमें मुझे फ़ायदा हुआ सर। फायदा हो गया। अच्छा तो अभी क्या उम्मीद है, कैसा है आपका इस बार मेंस कैसा गया है? मेंस अच्छा 69 गया है, बिल्कुल मुझे तो बीआई बिल्कुल दोनों मुझे सही है? सीएसई। जी सर। चलिए ओके ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आप कब कंप्लीट किए थे बीटेक आप? 17 में? जी सर। तो मतलब 17 में किए तो आप 13 बैच के हुए है ना? 13 से 17 जी सर। तो 7 साल से आप तैयारी ही कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? नहीं सर, 2018 से 2020 तक मैंने एमए किया था सर, इंटरनेशनल रिलेशंस में जेएनयू से। उसके हाँ बाद सर मैं कुछ दिनों तक स्टडी आईक्यू में एज अ कंटेंट राइटर भी काम किया है। अभी कर रहे हैं या छोड़ दिए अभी? सर फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग है तो वो रेगुलर जॉब नहीं है सर। अभी फिलहाल 6 महीने से मैं इसमें कार्यरत नहीं हूँ, लेकिन उसके पहले था। अच्छा ठीक। ये बताइए मुझे कि आप फ्रीलांस मान लिया आपने पिछले 2 साल से आप कर रहे हैं तो उससे पहले जी सर। ये आपको जेएनयू में कुछ प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता है? आपने नहीं लिया प्लेसमेंट वहाँ पे? आप अच्छा खासा आप पॉलिटिक्स विद आईआर तो वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता है? क्या कुछ सर ऐसा जेएनयू में मौका मिला प्लेसमेंट था? हम्म, नहीं सर, जेएनयू में प्लेसमेंट तो कम होता है। होता है तो सर लैंग्वेजेस वाले विषय में होता है, जैसे जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, तो इन सब में सर प्लेसमेंट होता है अच्छा क्योंकि ये आईआर कंपनीज वगैरह रिक्रूट कर में लेती हैं। उस तरह का एक्सपोजर नहीं है? नहीं सर, आईआर वगैरह में प्लेसमेंट नहीं होता है सर, लेकिन लोग बहुत सारे तरह के इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं सर, जैसे ओआरएफ हो गया। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराती। ठीक। तो क्या आपको लगता है कि आप इतने 7 साल से तैयारी कर रहे हैं फैमिली के लिए, बर्डन तो नहीं लग रहा है कि इससे अच्छा क्या होता कि कहीं आप सेट हो गए होते या साथ साथ जॉब भी कर रहे होते? 7 साल की तैयारी हो गई है लेकिन अभी तक फाइनल अचीवमेंट तो नहीं मिल पाया है। यूपीएससी में भी आप 3 बार दिए हैं लेकिन कुछ न कुछ वजह से मेंस नहीं हो पाया। कैसे देखते हैं आप इसे? जी क्या सर, कुछ फायदा है तैयारी का? बताइए। बात बिल्कुल सही है सर। मैं अभी तक सफलता को प्राप्त तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत की है, अ, जो मैंने सीखा है इस एग्ज़ाम के प्रोसेस के दौरान, वो सर काम आएगा आगे भी जॉब में। और सर मुझे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं कि मैं इस बार इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। इस बार लगता है कि क्लियर हो जाएगा है ना? प्रशासक के कौन-कौन से महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए? सर प्रशासक के कई सारे गुण होने चाहिए, जैसे सेल्फलेसनेस, एम्पैथी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप। ये सब सर मैं गुण समझता हूँ कि प्रशासक के अंदर होने चाहिए। और आपके अंदर क्या-क्या है? सब परसिवरेंस है, सेल्फलेसनेस है, एम्पैथी है। सर मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब गुणों को अपने अंदर कल्टीवेट करूँ। अच्छा, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर मैं समझता हूँ इंटीग्रिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर इंटीग्रिटी हर सर्कमस्टांस में एक रहने को इंटीग्रल कहते हैं, लेकिन ऑनेस्टी से हुँ, बृहद पैमाने पे नहीं होता है और इंटीग्रिटी काफ़ी बृहद पैमाने पे है। उसका मायना सर काफ़ी बड़ा होता है ऑनेस्टी अभी से। आप एक न्यूज़ बिहार में एनआईए के डीवाईएसपी पकड़े गए।
जानकारी है? सुना है ये न्यूज़? सर जानकारी तो नहीं है, पर आप बताइए। अच्छा। एनआई के डीवाईएसपी थे और वो गलत तरीके से पैसे का ऐंठन करने का प्रयास कर रहे थे, एक विधायक पूर्व विधायक के माध्यम से, और उन पे गलत चार्ज लगाने का आरोप था कि गलत चार्ज लगा करके पैसे का ऐंठन किया जाएगा। अब इस तरह का आप इतने बड़े रेप्यूटेड संस्थान के ठीक-ठाक, मतलब आप डीवाईएसपी हैं तो एक अच्छे रैंक के अधिकारी हैं। उस तरह के सुनने को मिला और सीबीआई के द्वारा भी वो रंगे हाथ ही पकड़े गए। अब बताइए, इस तरह के संस्थान में अब इस तरह के रैंक के अधिकारी, इतनी नैतिकता नीचे गिर जाएगी तो प्रशासन और सरकार कैसे चलेगी? कैसे करेंगे आप इसे? कैसे रोकना चाहेंगे? और कैसे देखेंगे इसे? सर ये सही बात है, पर्सनल लेवल पे कई जगह करप्शन है, तो इसे रोकने के लिए सर कई सारे रोकथाम कई सारे मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले सर हमें अच्छे ऑफिसर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। इसके लिए सर हम एग्ज़ाम के पैटर्न को सुधार सकते हैं, जिसमें कि यूपीएससी की तरह एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर हम शामिल करें। दूसरा सर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। सर मसलन कि हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर अब पीएफएमएस सिस्टम है, का इस्तेमाल करते हैं हम अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। उस तरह से हम और ये सब कर सकते हैं सर। एएफएमएस और एक सीएफएमएस होता है, क्या दोनों में अंतर जानते हैं? क्या बताइए अंतर? सर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तो जानता हूँ, पर सीएफएमएस के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। अच्छा, एचआरएमएस जानते हैं? यस सर, एचआरएमएस के एचआरएमएस बारे क्या है? में सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सर उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका पे स्केल या पेमेंट, जो भी उनकी जानकारी होती है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके किया ये जाता कहाँ, है सर। कौन सा, कौन गवर्नमेंट इसको इम्प्लाई कर रही है? जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, एचआरएमएस हर डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा है। मेरे पिताजी यानी बिहार रेलवे में थे सरकार तो कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है? सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तो जानता हूँ कि कर रही है, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे तो वहाँ यूज़ होता था, पर मैं बिहार हम्म। सरकार के बारे में नहीं जानता हूँ। तो पीएफएमएस और एचआरएमएस में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जितने भी फंड होते हैं, जो डेवलपमेंटल फंड होते हैं, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे कि सर एचआरएमएस एम्प्लॉय का। एचआरएमएस एम्प्लॉइज के लिए होता है, उनका जो भी भत्ता है या जो भी सैलरी है, जो भी छुट्टियाँ वो ले रहे हैं, वो मैनेज होता है सर। अच्छा, ये फ्रीलांस मतलब उसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं? जब मन हुआ तब किए, नहीं मन किया तो छोड़ दिए? यस सर, ये सुविधा होती है फ्रीलांस में कि आप हर समय काम, अगर आप बिज़ी हैं तो काम को मना कर सकते हैं। जैसे कि सर मुझे 1 महीना पहले बताना होता है कि सर मैं उस महीने काम करना चाहता हूँ, तो सर उसी अनुसार मुझे वर्क दिया जाता था और उसी अनुसार मुझे पेमेंट मिलता था। अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत चर्चा रही और उसके लिए रामनाथ कोविंद समिति ने रिपोर्ट भी सौंपी थी। कुछ कुछ बदलाव की बात की गई थी। कुछ बता पाएंगे कौन कौन बदलाव की बात की गई? सर वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे पहले तो स्टेट्स और यूनियन के इलेक्शन एक साथ करने की बात की गई है। सर इसके तो कौन कौन इसके से लिए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जाएंगे, कुछ जानकारी है? यस सर, आर्टिकल 83, 87, 163, 165 जो आर्टिकल सर ड्यूरेशन को रिलेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के या पार्लियामेंट को, उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो सर प्रोविजन है उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा इसको मॉडिफाई करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कुछ इम्प्लाई करेगी, कुछ चेंज करेगी या नहीं? इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो 324 से 329 का है, उस प्रोविजन में कुछ बदलाव होना चाहिए या नहीं? सर अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि इलेक्शन अच्छा, कोई कमीशन बात ऑफ नहीं, इंडिया। कोई बात नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि खाद, तेल, गेहूँ, पानी, ये गेहूँ, प्याज, ये सब का जो है रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर भी जब आप रिकॉर्ड देखेंगे भारत सरकार का, तो पिछले साल की अपेक्षा मैक्सिमम उत्पादन हुआ है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आलू, प्याज, तेल का महँगाई बढ़ता ही जा रहा है। क्या वजह है?
सर इसके कई सारे कारण हैं। एक तो सर इकोनॉमिक्स में कॉकवेव मॉडल कहते हैं। फार्मर्स जो डिसीजन लेते हैं आज क्या उगाना है वो कल के मार्केट प्राइसेस से बेस्ड रहता है। तो सर ऐसा होता है कि एक बार मार्केट प्राइसेस में चढ़ाव आता है और अगली बार उतार आ जाता है। तो एक ये कारण है सर। दूसरा कारण है सर वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी अभी भूचाल आया हुआ है। सप्लाई चेन डिसरप्शन है। तो दूसरा ये भी कारण हो सकता है सर। और कोई कारण नहीं है? और तो इन्वायरमेंटल कारण है सर। इस बार हीट वेव काफ़ी देखने को मिला है सर। और सर हीट वेव के कारण और सर इस साल ठीक है। प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ है। और सरकार की पॉलिसी मतलब आपके अकॉर्डिंग अच्छी है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है क्या? सर सरकार की पॉलिसी तो सही है लेकिन कुछ बदलाव की ज़रूरत है जैसे एक्सपोर्ट क्या जरूरत है? पॉलिसी। सर एक जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट पॉलिसी को मॉडिफाई कर दिया जाए। क्योंकि सर सरकार कंज्यूमर फोकस्ड होती है तो कभी भी कोई भी कमोडिटी का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो सर इसमें डिमांड है कि बदलाव किया जाए जैसे तो ठीक। ओके ओके। फॉरवर्ड टू रुपेश सर। गौरव, आपने यस सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, यस सर। बताइए रिबॉन्ड हैमर टेस्ट क्या होता है? सर ये कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है सर, रिबाउंड हैमर टेस्ट। आपने सर प्रैक्टिकल और किया इस है इसका कभी? सर रिबाउंड हैमर टेस्ट का प्रैक्टिकल नहीं किया है सर। हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट वगैरह का प्रैक्टिस करते थे क्या होता है ये ऑटोक्लेव टेस्ट? सर इसमें हम लोग कंक्रीट का एक ब्लॉक बना के ऑटोक्लेव में 24 घंटे के लिए रखते थे और उसका वाटर कंटेंट वगैरह से मापते थे। वाटर कंटेंट के जो 24 घंटे के बाद जो सर वाटर कंटेंट आता था उसके उसके हिसाब से चेक किया जाता था कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है। तो ये बताइए अगर हमें सीमेंट चेक करना हो कि ये सीमेंट जो है कि सही है या नहीं है, कैसे चेक होगा? जी जानते हैं टेस्ट करने के लिए? सीमेंट का तो टेस्ट सर नहीं पता है पर सीमेंट के सर कई सारे क्वालिटी होते हैं। एम कौन कौन ट्वेंटी से एम क्वालिटी होते हैं बताइए? सर M20 M30 M40 M50 इस तरह करके सीमेंट आते हैं सर। और जिस तरह का हमें काम हो उस तरह का सीमेंट का उपयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे एक मिनट, ब्रिजेस आप या जो ये M20 M30 बता रहे हैं ये सीमेंट का ग्रेड होता है? ये जब हम लोग मिक्सर मसाला बनाते हैं उसमें कितना गिट्टी डाल रहे हैं, कितना बालू डाल रहे हैं, कितना मात्रा में सीमेंट डाल रहे हैं, उसको बोला जाता है ये M20 ये M30? ये सर सॉरी सर ये कंक्रीट का ग्रेड होता है, ये सीमेंट का ग्रेड नहीं होता है सर। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि पोर्टलेबल पोर्टलैंड सीमेंट जानते हैं कुछ इसके बारे में? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सर। जी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सर। यस यस। सर ओपीसी सर सबसे ओरिजिनल सीमेंट है सर जिसका कि उपयोग किया जाता है। सबसे ऑर्डिनरी सीमेंट सर इसी को माना जाता है जिसमें कि कोई सर कुछ ऐड नहीं होता है। सर इतना ही मालूम है इसके बारे ओके, में। कोई बात नहीं। ओपीसी और पीपीसी के बीच में अंतर पता है? सर पीपीसी तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा। सीमेंट का सेटिंग रेट क्या होता है? सर एक्चुअली में सर जो सीमेंट है या जो जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है। हम्म। तो सर धीरे धीरे सेट होता है। तो सर 7 डेज माना जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम को और 28 डेज माना जाता है फाइनल सेटिंग टाइम को। सर ऐसा माना जाता है कि जो 7 डेज के बाद जो कंक्रीट है वो अपना 60 to 70% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ उसे गेन करने में कम से कम 28 डेज का टाइम लग जाता है सर। ये बताइए कि क्वेरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग बनाते वक्त? सर क्यूरिंग इम्पोर्टेंट है सर क्योंकि सर कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लगता है और हमेशा सॉरी सर हीट ऑफ हाइड्रेशन का लॉस होते रहता है सर। तो हमें रीसप्लाई करते रहना पड़ता है सर। मॉइस्ट रखना पड़ता है हमें इसलिए क्यूरिंग किया जाता है सर ताकि अच्छा, सरफेस मॉइस्ट रहे और जो भी लॉस हुआ है मॉइस्चर उसका भरपाई किया जा सके सर। तो मतलब क्वेरिंग का सीधा मतलब ये होता है कि दीवार में बीच बीच में पानी देते रहना और आप मॉइस्ट रखने के लिए दीवार में पानी देते रहते हैं। जी जी सर। चलिए ये बताइए कि डिप्लोमेसी कितने टाइप के होती हैं? सर डिप्लोमेसी कई टाइप के होते हैं सर। हम्म। टाइप 1 टाइप 2 पारा डिप्लोमेसी। टाइप 1 में सर स्टेट्स आपस में बात करते हैं या स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करते हैं।
टाइप 2 डिप्लोमेसी में सर जो भी बिजनेसेस हैं वो आपस में बात करते हैं। पारा डिप्लोमेसी में सर जो फेडरल यूनिट्स है वो आपस में बात करते हैं। और टाइप 1.5 भी होता है सर एक, उसमें कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों मिलके बात करते हैं सर। Okay, Gaurav, your interview is over. थैंक यू सर। गौरव, आपका इंटरव्यू कब है? 23rd को सर। 23rd को है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। चश्मा आप यही लगाएंगे, चेंज करना है? चश्मा सर यही लगाऊंगा। चलिए, ठीक है, कंफर्टेबल होना चाहिए। और मूछ रखेंगे? जी सर। चलिए, ओके। बाकी आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है। बिहार से हम लोग बहुत ज़्यादा टच नहीं कर पाए, जो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आपसे टेक्निकल पूछा गया, रुपेश ने टेक्निकल पूछा, तो उसको देख लेंगे। जहाँ नहीं आ रहा थोड़ा सॉरी बोल देने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पूछा एचआरएमएस को, सीएफएमएस देखिए बिहार में भी यूज होता है। तो एचआरएमएस का जो बिहार में जो परमानेंट एम्प्लॉय है, जो नियोजित शिक्षक हैं, उसकी सैलरी नहीं बनती है। उसकी सैलरी पीएफएमएस के माध्यम से ही बनती है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एज ए ग्रांट के रूप में मिलता है और उसी से फिर मिलता है। एचआरएमएस के माध्यम से जो भी परमानेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के, उनका सैलरी दिया जाता है। ठीक है। और सीएफएमएस जो मैं बता रहा था, पीएफएमएस के तर्ज पे बिहार में सीएफएमएस को इम्प्लॉय किया गया है। ठीक है। पीएफएमएस किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल आपका ट्रांजेक्शन जो भी सिस्टम प्रणाली है, और उसी के तर्ज पे बिहार सरकार ने इम्प्लॉय किया है, इम्प्लीमेंट किया है सीएफएमएस, कम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और एचआरएमएस क्या है? जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बिहार में जो सीएफएमएस है, जैसे मान ली बिहार सरकार ग्रांट देना चाहेगी अपने लोकल जो पंचायत है या पीआरआई है, तो उसको सीएफएमएस के माध्यम से देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देती है? पीएफएमएस के माध्यम से देती है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो जहाँ नहीं आ रहा तो सॉरी से करके आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार को थोड़ा देख लेना है, बिहार से हम लोग टच नहीं कर पाए, तो जी बिहार को सर। देख लीजिएगा। बाकी आपका तैयारी अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू रखिए। बेहतर बोल ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। कंटेंट अच्छा है। टेक्निकल और बिहार करंट अफेयर्स तो पढ़ते रहना ही है। ओवरऑल बेहतर है, बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल गौरव, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, हैंड मूवमेंट आप नहीं कर रहे हैं, नॉलेज का लेवल भी अच्छा है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं मैंने जो पूछी लगभग तो आपने बता ही दिया। बाद बाकी थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग को और अगर देखना चाहते हैं लेमिनार फ्लो क्या होता है, थोड़ा बहुत जो जनरल बातें वही पूछी जाती हैं, वैसा कोई डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा। बाद बाकी जी सर। ओवरऑल बात करें तो आप बेहतरीन आंसर दे पा रहे हैं, और जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे सॉरी भी बोल रहे हैं, तो वो सॉरी हम लोगों को चुभता नहीं है। तो इस तरीके से जी अगर सर। ओवरऑल बात करें तो आप बिल्कुल ही एक परफेक्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं, बिल्कुल जी प्रोमिसिंग सर। कैंडिडेट हैं, और उम्मीद है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑल जी द वेरी बेस्ट, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।